अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने नेशनल बुक फाउंडेशन जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 2 के, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। और चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी में हमारा ये वाला आज लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुका हूँ। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। क्लासिफिकेशन के हवाले से हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। इस लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कशन करनी है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के हवाले से। हमने ये डिस्कस करना है कि इस प्लेनेट के ऊपर तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को आजकल हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है। दूसरे अल्फाज में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो हमने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है, ये 5 किंगडम्स क्या डायरेक्ट बन गए थे या इसमें थोड़ा सा टाइम लगा था और थोड़ा सा एक प्रोसेस इसमें यूज़ हुआ था। तो बिल्कुल इसकी एक हिस्ट्री हमने डिस्कस करनी है कि कहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करना शुरू कर दिया एंड सो ऑन। आसान सा लेक्चर है, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग बन जाए और आप लोगों को याद भी हो जाए। गौर से आप लोगों ने सुनना है। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 होगा और लेक्चर नंबर हमारा 3 है। हमने जो डिस्कशन करनी है ये डिस्कशन असल में पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 पे है। अगर आप लोगों की बुक में पेज नंबर थोड़े से आगे पीछे है तो कोई मसला नहीं है। हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन 2.3 और हमारा जो चैप्टर नंबर है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो ये ओपन कर ले। हमने ये 3 लाइंस अभी डिस्कस करने हैं इस लेक्चर में। फिर ये जो 5 to 6 7 लाइंस है ये हमने डिस्कस करने हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है इसकी, और बीच में ये जो फ्लो चार्ट है ये भी मैं डिस्कस कर लूँगा। साइड बॉक्स वाले इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका मतलब हमने अभी ये पढ़ना है और इसी के साथ साथ जो हमने डिस्कशन करनी है वो इसके हवाले से करनी है। देखते हैं मैंने यहाँ पर ये बुक के पॉइंट्स की क्या एक्सप्लेनेशन लिखी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मली आप लोग बायो में तकरीबन जो भी टॉपिक शुरू करते हैं वो ऑलमोस्ट आप समझे कि ग्रीक से ही शुरू करते हैं, और मैंने आप लोगों को रिपीटेडली बताया है कि ग्रीक से हम कॉमनली इस वजह से शुरू करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट शुरुआत ही उन्होंने की थी हर टॉपिक की। एरिस्टोटल का जिक्र आप लोग ऑलमोस्ट हर जगह कर रहे होते हैं, इन्होंने बहुत सारे एरियाज में काम किया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ग्रीक ने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी या दूसरे अल्फाज में एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी। क्लासिफिकेशन कौन सा किया था उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने क्लासिफिकेशन इनिशिएट किया था। ये मैंने जस्ट एक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने पिक्चर दिया है। ये एरिस्टोटल है जिसको आप लोग उर्दू में अरस्तु बोलते हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस टाइम ये था उस टाइम कैमरास वगैरह तो नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ हमें आइडिया है कि मैं भी वो इस अंदाज में दिखता था। इन 700s अबू उस्मान अल जाहिज डिस्क्राइब्ड 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। अब अगर आप लोगों को याद हो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया होगा कि इनिशियली जो नॉलेज का पूरा सोर्स था वो ग्रीक थे। ग्रीक के पास समझो कि एक नॉलेज का पूरा कैपिटल हुआ करता था, सारे का सारा रिसर्च और वो लोग वहाँ पर पढ़ने जाते थे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि मुस्लिम्स का टाइम आ गया था, मुसलमानों का टाइम आ गया था। इसी वजह से जो अक्सर आप लोग मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र अक्सर करना पड़ता है आपको। तो आप लोग देखें कि ग्रीक के डायरेक्ट बाद हम कहाँ की तरफ जंप कर गए, मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ जंप कर गए। अबू उसामा अल जाहिज
डिस्क्राइब 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ये देख लो काफ़ी पुराना टाइम है जो कि मेरे ख्याल में पेपर में नहीं आएगा। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि उन्होंने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के हवाले से क्लासिफिकेशन की थी। समझो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। ये उस बंदे का आप समझे कि हमारे पास एक पिक्चर है। पिक्चर तो नहीं है, जस्ट आप समझे कि हमने उसके डायग्राम्स वगैरह और पेंटिंग्स वगैरह जो है वो बनाने की कोशिश की है। उस टाइम कैमराज नहीं हुआ करते थे। In the end of 15th century, many biologists have worked on classification method. सो मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जो सोर्स ऑफ नॉलेज था वो ग्रीक हुआ करता था। ग्रीक के बाद सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो कहाँ की तरफ चला गया, मुस्लिम्स के पास चला गया। और मुस्लिम्स के बाद आप लोग डिस्कस करेंगे आजकल तकरीबन जो है वो यूरोप बना है। सो लिखा है कि 15th सेंचुरी में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर दिया, क्लासिफिकेशन में बहुत सारा काम कर दिया। एंड्रिया सेजल्फिनो he divided plants into 15 groups and called them genera। अब यहां से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग याद रखेंगे कि एंड्रिया सेजल्फिनो का जो क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन है, जो रोल है, उन्होंने क्या किया था, तमाम के तमाम प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। और उन्होंने कहा कि ये जितने भी ग्रुप्स में प्लांट्स के बना रहा हूं, इस एक एक ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा, इस एक एक ग्रुप को मैं जेनरा नाम दूंगा। सो अब एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है इस लाइन में वो दो डिफरेंट तरह से पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो जेनरा टर्म है, लफ्ज है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बोलेंगे कि एंड्रिया सेजल्फिनो ने ये इंट्रोड्यूस किया था। और अगर इन केस आपसे पूछा जाता है कि एंड्रिया सेजल्फिनो का जो क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, तो आप बोलेंगे कि तमाम के तमाम प्लांट्स को उन्होंने 15 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और तमाम के तमाम प्लांट्स के फिर 15 ग्रुप्स बना दिए। ये पेपर में आता है, इसको लाइट नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंड्रिया सेजल्फिनो की एक आपके सामने एक पेंटिंग नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बस देखती जाए, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जॉन रे का कंट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं। जो जॉन रे है इसके हवाले से डिस्कस किया है कि ही पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस किया है कि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो पब्लिश किया था। कौन सा उनका वर्क था उसको याद करने की या उस पर रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में ये पेपर में नहीं आएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि जॉन रे ने क्या किया था, उन्होंने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन पे काम किया था। प्लांट्स के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो उन्होंने डिस्कवरीज किए थे। ये उनका आपके सामने एक पेंटिंग नज़र आ रहा है। उसके बाद हम टॉर्नेफोर्ट की तरफ जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। मेरी तरफ से ये अब इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। सो अगर इन केस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये जो क्लास लफ्ज है या जो स्पीशीज लफ्ज है जो कि आजकल हम क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये कंसेप्ट या ये अल्फाज, तो आप बोलेंगे कि ये टॉर्नेफोर्ट ने। जिस तरह आप लोग वहां पर देख रहे हैं, एंड्रिया सेजल्फिनो ने कौन सा लफ्ज इंट्रोड्यूस किया था, जेनरा या जीनस लफ्ज जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर इन्होंने क्लास और स्पीशीज अल्फाज जो है ये इंट्रोड्यूस किए थे। आजकल हम इसको क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इस क्लास का मेंबर है, ये ऑर्गेनिज्म इस स्पीशी का मेंबर है, तो ये पेपर में आएगा। अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें ये वाले के ऊपर स्टार लगा ली, ये पेपर में आएगा। और टॉर्नेफोर्ट का कंट्रीब्यूशन आएगा पेपर में। ये दोनों के दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 15 ग्रुप्स बनाए थे, जेनरा बनाया था, यहाँ पर इन्होंने क्लास और स्पीशीज अल्फाज इंट्रोड्यूस कराए थे। ये उनकी मैंने जस्ट एक पेंटिंग आप लोगों के सामने दी है कि ये टॉर्नेफोर्ट की एक पेंटिंग है। कैरलस लीनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरलस लीनियस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इनका हम आगे जाके एक पूरे का पूरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। इन पे आप लोग स्टार लगा ले कि उन्होंने तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर क्लासिफाई किया था। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल की मदद से, फिजिकल की मदद से, जेनेटिक्स की मदद से, जीन्स की मदद से, आप बोलेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा ले।
जो आप लोग यहाँ पर इनका ईयर ऑफ बर्थ देख रहे हैं एंड ईयर ऑफ डेथ देख रहे हैं, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में कभी भी नहीं आए। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से सेंचुरी में ये पर्सन्स मौजूद थे, जो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़रूरी पॉइंट नहीं है। बस एंड्रिया सेजल्फिनो ने जेनरा इंट्रोड्यूस किया था, टॉर्नीफोर्ट ने क्लास और स्पीशीज जो टेक्सास है टेक्सामीन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए थे, कैरलस लीनियस ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। ये उनकी एक पेंटिंग है, सिर्फ और सिर्फ आइडिया हो जाए। According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, then 3 kingdoms, then 5 kingdoms. आप लोग याद रखेंगे कि आजकल हमने जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है वो कितने किंगडम्स में किया है? 5 किंगडम्स में किया है। You need to remember all the organisms are currently divided into 5 bigger groups and these 5 bigger groups are called 5 kingdoms. लेकिन ये 5 kingdoms डायरेक्ट नहीं बने थे। इनिशियली ऐसे हुआ था कि ऑर्गेनिजम्स के 2 किंगडम्स बनाए गए थे, फिर 3 किंगडम्स बनाए गए और फिर बाद में आप डिस्कस करेंगे कि 5 किंगडम्स बनाए गए। सो मैंने यहाँ पर जस्ट एक फ्लो चार्ट बनाया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन से फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आजकल हमारे पास मौजूद है। ये जो जितनी भी डिस्कशन मैंने आप लोगों के सामने अभी रखी है, ये सारे के सारे बुक के लाइंस है जो अभी आप लोगों ने देख लिए, लेकिन इसको मैंने समराइज करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं क्विक बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला काम आता है एरिस्टोटल का। सो आप लोग बोलेंगे कि एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने तमाम लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया था। 700s में उसामा अल जाहिज, उन्होंने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी या डिस्क्राइब किया था। एंड एंड्रिया सेजल्फिनो ने, आप लोग याद रखेंगे कि प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उन 15 ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया गया था। जॉन रे, आप लोग डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्लास और स्पीशीज जो ग्रुप्स है वो इंट्रोड्यूस किए थे। टेक्सा का मतलब जो ग्रुप्स है ये इंट्रोड्यूस किए थे। एंड आप लोग याद रखेंगे कि कैरलस लीनियस ने क्या किया था, उन्होंने जो स्पीशीज है वो सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, ये कैरलस लीनियस नहीं, इसको आप लोग वो दूसरा कर दे, टॉर्नीफोर्ट कर दे, टॉर्नीफोर्ट ये यहाँ पर ऐड कर दे, इसको चेंज कर दे। उन्होंने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ये किया था। सो ये जो पूरा पेज हमने अभी पढ़ा है ये उसकी जस्ट एक समरी मैंने आप लोगों को बताई है। मेरी तरफ से आप लोग टॉर्नीफोर्ट के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाले याद रख के, यहाँ पर जेनरा और 15 ग्रुप्स वाले याद रख के, क्लास और स्पीशी वाला याद रख के, और 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पेपर के लिए याद रख के, ये आसान है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो डिस्कशन हमने की है कि स्टार्ट में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करता था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। तो वो जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट है वो कौन कौन से है? सो हम डिस्कशन करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हवाले से। ये आप लोगों के पेज नंबर 23 पे मौजूद है, बुक में जरा देख ले। इन द ओल्डेस्ट सिस्टम, it is the oldest system and classify organism into 2 kingdoms, i.e. plants and animals. So first point तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ओल्डेस्ट सिस्टम है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले बना गया था तो ओल्डेस्ट ही होगा। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन कौन से किंगडम्स होते हैं? आप लोग बोलेंगे एक प्लांटाई है और एक एनिमेलिया है। तमाम ऑर्गेनिजम्स का जो एक ग्रुप बनाया गया था वो किंगडम प्लांटाई बोलते थे और दूसरे ग्रुप को हम किंगडम एनिमेलिया बोलते थे। किंगडम का मतलब बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो एक प्लांट्स का ग्रुप हो गया, एक एनिमल्स का ग्रुप हो गया, एक प्लांट्स का किंगडम हो गया, एक एनिमल्स का किंगडम हो गया। द किंगडम प्लांटाई इंक्लूड्स ऑटोट्रॉप्स। प्लांटाई के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था? ऑटोट्रॉप्स को रखा गया था। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होगा सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब आप लोग फूड के लिए लेंगे, तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। इस प्लांटाई के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था? बैक्टीरिया भी इसके अंदर मौजूद थे,
फंजाई भी इसके अंदर मौजूद थे। इसी के साथ साथ आप लोग डिस्कस करेंगे एल्गी भी इसमें मौजूद थे और प्लांट्स भी इस ग्रुप के अंदर मौजूद थे, इस किंगडम प्लांटाई के अंदर। The organisms which depend on autotrophs or other heterotrophs are included in the kingdom Animalia. वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, उसको एक और ग्रुप में रखा गया था और उसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? किंगडम एनिमेलिया आप लोग डिस्कस करेंगे, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स वो जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एनिमेलिया के अंदर हेट्रोट्रॉप्स को इंक्लूड कर दिया गया था। Many unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना को अगर देखा जाए तो वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट लाइक भी है और जो एनिमल लाइक भी है। प्लांट लाइक वो कैसे है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। एनिमल लाइक वो कैसे है? क्योंकि उसका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब मसला ये है कि वो किस में रखेंगे, इसके अंदर रख के या इसके अंदर रख के। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूग्लिना या यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। ना तो उसको प्लांट्स के अंदर रखा जा सकता है, ना तो उसको एनिमल्स के अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों के साथ मैच कर रहे हैं। इसी वजह से आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेपरेट किंगडम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें आपने चलो ठीक है एक किंगडम जो है वो प्लांटाई बना दिया और दूसरा एनिमेलिया बना दिया। प्लांटाई में आपने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा और एनिमेलिया में आपने हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया और वो ये है कि यूग्लिना को कहाँ रखेंगे या यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखेंगे। वो तो ना आप इसमें रख सकते हैं और ना इसमें रख सकते हैं, मजबूरन एक डिफरेंट हमें किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अगर हमें डिफरेंट किंगडम इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तीसरा किंगडम हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा, इस वजह से क्लासिफिकेशन चेंज हो गया और टू किंगडम क्लासिफिकेशन से सीधे हम कहाँ की तरफ चले गए? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चले गए। तो अगर कहीं एग्जामिनर आपसे पूछता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स बता दे, तो आप उनको बताएंगे कि एक उनके अंदर जो खामी है, ड्रॉबैक है, वो ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कोई प्लेस नहीं है, और दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि बैक्टीरिया फंजाई को भी इधर रखा गया था जो कि प्लांट्स के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इन मसले को सॉल्व करने के लिए हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। The German scientist Ernst Haeckel produced a third kingdom Protista to accommodate Euglena-like organism and to separate unicellular microscopic organisms from multicellular organism. So, एक MCQs जो यहाँ पर आ सकता है कि जो तीसरा किंगडम था वो कौन सा था, तो आप बोलेंगे कि किंगडम प्रोटेस्टा है, ये वाला किंगडम प्रोटेस्टा। किसने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था? आप बोलेंगे अर्नेस्ट हैकल ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। सो अब हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया तीन किंगडम्स बन गए। ये वाला जो तीसरा किंगडम था प्रोटेस्टा, ये क्यों बनाया गया था? ताकि वो जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के साथ मैच करते हैं, वो यहाँ पर क्या कर दे? ऐड कर दिया जाए, उनको यहाँ पर क्या किया जाए? क्लासिफाई कर दिया जाए। और दूसरा क्या था? दूसरा आप डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया गया था। यूनिसेलुलर में आप समझे कि बैक्टीरिया भी यहाँ पर आ जाएंगे और कुछ फंजाई भी यहाँ पर आ जाएंगे, वो इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी। अब मसला ये आ गया कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम जाहिर सी बात है कि होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नए नए जो चीज़ें डिस्कवर हो रहे हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो मजबूरन हमें स्विच होना पड़ा, जाना पड़ा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। In 1937, E. Chatton suggested the term prokaryotic and to describe bacteria, eukaryotic to describe plant and animal cells. अब आप लोगों ने डिस्कस किया कि तीन किंगडम प्रोटेस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया तो है, लेकिन आप लोगों ने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया को तो प्लांट्स के साथ रखा गया था। ई चैटन ने कहा कि यह गलत है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि बैक्टीरिया तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, इसको हमें प्रोकैरियोटिक बोलना चाहिए। ये उसका पुराना स्पेलिंग है जो उन्होंने बनाया था।
और जो प्लांट्स वगैरह है वो तो सारे के सारे यूकेरियोटिक्स है, वो तो अलग है, तो हमें इनको अलग कंसिडर करना चाहिए। तो अगर इनकेस पेपर में आता है कि ईच एटम का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अल्फाज उन्होंने बनाए थे, उन्होंने बैक्टीरिया और प्लांट्स वगैरह में डिफरेंस करने की कोशिश की थी। 1937 भी पता होना चाहिए और ईच एटम आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जैसे ही पता चला कि बैक्टीरिया तो प्लांट्स के अंदर नहीं आते, ये तो ड्रॉबैक है, सो इन 1967 रॉबर्ट वेटेकर इंट्रोड्यूस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो आप लोगों का दिल करे या ना करे, पेपर के लिए आप लोग इसको हमेशा याद कर लेंगे कि 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था। सो इनिशियली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चले गए और फिर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ जो है वो मूव कर गए। द 5 किंगडम्स आर, अब कौन कौन से हैं मैं बाद में फ्लो चार्ट बना लूंगा। एक है किंगडम मोनेरा, दूसरा है किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरा है किंगडम फंजाई, फोर्थ है किंगडम प्लांटाई और फिफ्थ है किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम से 3 प्रोटेस्टा, प्लांटाई और एनिमेलिया थे, और अब उसमें किंगडम्स जो है वो बढ़ा दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए। In the 5 kingdom system, bacteria and archaea were combined in a single kingdom because they shared the prokaryotic form of cell structure. ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है, उस किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद है और बैक्टीरिया के साथ साथ क्या मौजूद है, आर्किया भी मौजूद है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप में फॉल करते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो डिस्कशन की है उसका एक क्विक एक हिस्ट्री टाइप बनाई है। सबसे पहले 2 किंगडम्स थे, प्लांटाई और एनिमेलिया। उसके बाद हमने उसको चेंज करके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चले गए, किंगडम प्लांटाई, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम एनिमेलिया। और उसके बाद हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चले गए। 5 किंगडम्स जो हमारे पास, इसको आप लोग 5 कर दे, ये मैंने गलती की है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है और किंगडम प्लांटाई है। ये 5 हमारे पास डिफरेंट क्या हो गए, किंगडम्स हो गए। ये इसकी हिस्ट्री हो गई। मेरे ख्याल में कि आसान है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटाई सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताएंगे, अगर इनके इस कंसेप्ट में इशू हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें। और ये मेरे चैनल का नाम है काका खेल्स बायोलॉजी, ये अपनी क्लास के साथ शेयर कर लें। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा, और जाहिर सी बात है मेरी अपनी भी काफ़ी सारी क्लासेस होती है, बिज़ी में होता हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो देखने हैं तो पेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।